नमस्कार बच्चों, मैं ऋचा श्रीवास्तव, टीजीटी हिंदी बेंगलुरु संभाग। आज आपको कक्षा 8वीं के पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ाऊंगी। इसके लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी हैं। देखिए बच्चों, यह एक व्यंग्यात्मक रचना है और इसमें लेखक ने यह बताना चाहा है कि किस प्रकार पुराने घिसे हुए और जर्जर अवस्था के वाहन सड़कों पर चलते हैं। अपनी एक बस की यात्रा का वर्णन करते हुए लेखक बताते हैं कि बस के मालिक भी धन के लोभ में बसों का नवीनीकरण नहीं करते हैं और वो उसको चलाते रहते हैं। उन्हें किसी के जान माल की कोई चिंता नहीं होती है। तो आइए आज हम इस पाठ में इसी को पढ़ेंगे और जानेंगे कि लेखक की वह बस की यात्रा की क्या रोचक बातें थीं। तो आइए शुरू करते हैं बस की यात्रा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि यह श्री हरिशंकर परसाई जी का यात्रा वृत्तांत है। अब मैं पढ़ती हूँ, आप अपने अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान से देखिए। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर वापस पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो हुआ क्या था, असल में लेखक व उसके मित्र कुछ कंपनी के काम से पन्ना गए। पन्ना एक स्थान का नाम है। वापसी पर उन्हें जबलपुर से गाड़ी लेनी थी, जो सुबह उनके घर पहुंचाती। उन्होंने पन्ना से सतना कंपनी की बस से जाना चाहा, क्योंकि सतना से गाड़ी अब यही बस दिला सकती थी और किसी बस का समय न था। लेकिन लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। लेकिन लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, इस समझदार लोग जो हैं इस बस से यात्रा नहीं करते हैं। तो क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? क्या बात है कि जो इस बस से सफ़र नहीं किया जा सकता? नहीं, बस डाकिन है। तो देखिए, ये थोड़ा हास्य भी है और व्यंग्य भी है कि नहीं, बस डाकिन है। यानी कि बस डाकिन है, क्या मतलब ये था कि बस बहुत ही जर्जर स्थिति में थी। बस की दशा बहुत खराब थी, बहुत ही टूटी फूटी हालत थी। बस चलाने और चलने की स्थिति में थी ही नहीं। तो डाकू से खतरा कम होता, बस ऐसा था कि डाकू से भी ज़्यादा जानलेवा हालत बस की थी, इसलिए इसको डाकिन कहा गया। अब आप देख सकते हैं चित्र में कि बस की हालत क्या है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। अब जब लेखक ने बस को देखा तो एक श्रद्धा भाव उमड़ पड़ा। श्रद्धा भाव क्यों उमड़ पड़ा? क्योंकि बस बहुत पुरानी थी। जैसे कोई वयोवृद्ध होता है ना, बहुत अनुभवी, बहुत पुराना, ऐसा लगा कि बस भी वैसे ही है। इस पे बैठने पे इसको कष्ट होगा, और वृद्धावस्था में कैसे किसी को कष्ट दिया जा सकता है। तो यह बस हमारी रेस्पेक्ट, पूजा के योग्य थी, उस पर सवार होने लायक स्थिति नहीं थी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में चले जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो बस कंपनी के जो हिस्सेदार थे वो भी उसी बस से जा रहे थे। तो हमने उनसे पूछा, मतलब लेखक ने उनसे पूछा कि क्या ये बस चलती है? तो बोले, हाँ जी, क्यों नहीं चलेगी, चलती है। तो फिर लेखक को फिर आश्चर्य हुआ कि अच्छा, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, मतलब लेखक को थोड़ा कन्फ्यूज़न होने लगा। आगा पीछा करने की स्टेट वो होती है जब आप सोचते भी हो, हाँ भी करते हो, ना भी करते हो कि अच्छा ये बस से चलना चाहिए या नहीं।
तब तक लेखक के एक डॉक्टर मित्र थे, उन्होंने उनको थोड़ा दिलासा दिलाया। दिलासा मतलब ढांढस, जैसे अश्योर कराते हैं ना कुछ लोग, बिल्कुल वैसे ही, कि डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। मतलब मत डरो, बस का एक्सपीरियंस है, पुरानी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। यानी जो नई बसें हैं उनसे भी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, उस पर मतलब इन पे ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। खैर, हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। अंतिम विदा होता है ना, जैसे कोई बीमार हो या मृत्यु की अवस्था में पहुंच गया हो और ऐसा लगे कि जैसे वो अब सब कुछ छोड़ के जा रहा हो, इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हो। तो जो लोग बस में बिठाने आए थे लेखक और उसके मित्रों को, वो भी ऐसे देख रहे थे, ऐसा मानो उनकी आंखें कह रही हों कि अब वो हमें अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो ऐसा लगा जैसे उनकी आंखें ये भी समझा रही हों कि हाँ, आना जाना तो लगा रहता है। जो मृत्यु लोक को आया है या जिसका जन्म हुआ है वो तो एक दिन मृत्यु लोक को जाएगा। कोई भी हो, चाहे वो राजा हो, रंग हो, फकीर, रंग का अर्थ है गरीब। तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त का मतलब होता है माध्यम, यानी आदमी को मृत्यु जब होती है तो कोई ना कोई माध्यम बन ही जाता है, कोई ना कोई साधन बन ही जाता है। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं बस भी ना ये हमारी मृत्यु का एक निमित्त हो, एक माध्यम हो, साधन हो। ऐसा लग रहा था कि वो बस में जो बिठाने आए हैं उनका भी यही सोचना था। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। अब इंजन स्टार्ट हो गया था और लेखक को ऐसा लगने लगा कि सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। मतलब सारी बस जो है वो इतनी आवाज़ कर रही थी, इतना शोर कर रही थी, इतना खटर खटर की आवाज़ आ रही थी उसमें, ऐसा लग रहा था कि ये सभी लोग इंजन के भीतर बैठे हैं और बस पूरी की पूरी बस इंजन में बदल गई है। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। यानी खिड़कियां टूटी हुई थीं, शीशे बहुत कम थे, और जो बचे हुए थे उनसे ऐसा लग रहा था कि वो भी चोट पहुंचा देंगे, उनसे बचकर ही संभल कर ही रहना है। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। फौरन का अर्थ होता है तुरंत। हम तुरंत खिड़की से दूर खिसक के बैठ गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। यानी लेखक को फिर आवाज़ों से ऐसा लगा कि उनके सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो जैसे ही बस चली तो लेखक को गांधी जी के असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन की याद आई। आपने भी सुना होगा इन आंदोलनों का नाम, क्योंकि शुरू में तो बस का कोई भी हिस्सा किसी भी दूसरे से हिस्से से मिलकर काम नहीं कर रहा था। ठीक वैसे ही जैसे गांधी जी के असहयोग आंदोलन की भांति, जिसमें लोगों ने धीरे धीरे उनका साथ दिया। तो 8-10 मील चलने के बाद बस थोड़ी सी सहज हो गई थी मतलब थोड़ी सामान्य हो गई थी, और उसके सारे हिस्सों के पुर्जों के भेदभाव भी समाप्त हो गए। बस तालमेल से थोड़ा चलने लगी। लेखक को ऐसा लगा कि जैसे यह बस गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की भांति कर रही है, जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा नमक पर टैक्स के कारण विरोध किया था। याद है ना आपको, अंग्रेजों क्या हुआ था, नमक पे अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था ना, तो गांधी जी ने उसका विरोध किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो उस समय भारतीय वर्ग व जाति भेद में जकड़े थे। मतलब जो भी भारतीय थे उनको वर्ग और जाति का ये डिस्क्रिमिनेशन भेद जो था वो ज़्यादा था। अलग अलग वही धार्मिक संप्रदाय, गुटों आदि के कारण देश जो था वो बटा हुआ था, विखंडित था। लेकिन गांधी जी ने एक अच्छे ड्राइवर की भांति, मतलब यहाँ पे बस और ड्राइवर को देखो गांधी जी की तरह, कि एक कुशल ड्राइवर की भांति सभी को एक करने का, सभी को जोड़ने का एक प्रयास किया था गांधी जी ने।
और फिर दांडी यात्रा करके समुद्र तट पर नमक बनाकर अंग्रेज़ों को सबक सिखाया था। तो यहाँ पे वो वाला जो इंसिडेंट है, वो गांधी जी के उस आंदोलन को यहाँ पे इसलिए उसका जिक्र किया गया है, यहाँ पे इसलिए उसका उदाहरण दिया गया है कि बस की भी दशा वैसी ही थी बिल्कुल। उसका पुर्जा पुर्जा जो है वो असहयोग कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि हम लोग सीट पर नहीं बैठे हैं, बल्कि सीट ही हम बैठ गई है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। अब देखिए, बस अचानक रुक गई और उस बस की पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब बस लेखक को ये लगने लगा था कि अच्छा, थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि बस कंपनी का हिस्सेदार इंजन को ही निकाल कर अपनी गोद में रख लेगा और उसे नली से पेट्रोल पिलाएगा, ठीक वैसे ही जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक को ऐसा लग रहा था कि अब मतलब कोई भी हिस्सा उसका कभी भी खराब हो सकता है, ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। मतलब उसको किसी भी तरह से उस बस पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, भरोसा नहीं हो रहा था कि वो उस बस ठीक ठाक उसको पहुंचा देगी। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अब देखिए, कभी कभी आप बस से या कहीं भी आप किसी भी वाहन से जब ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना, खिड़की से बाहर देखना, प्रकृति के सुंदर सुंदर लुभावने मनोहर मन को हरने वाले दृश्य देखना। तो दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। लेकिन लेखक की मनस्थिति क्या थी? लेखक का मन किस भय से भरा हुआ था, अब समझिएगा कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों दुश्मन समझ रहा था? जो पेड़ इतने अच्छे लगते हैं रास्ते में, लेखक इसलिए समझ रहा था, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। लेखक को ऐसा लगने लगा था कि कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। सामने कोई भी पेड़ आता, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता, और अगर एक पेड़ से बचकर निकल भी जाता तो ऐसा लगता कि दूसरा पेड़ आएगा और बस टकरा जाएगी। तो झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। कोई भी वाटर बॉडी, झील या पानी का कुछ भी दिखता तो ऐसा लगता कि कहीं ऐसा ना हो कि बस उसमें डूब जाए। तो इस तरह लेखक के मन में एक भय व्याप्त था, एक डर था। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। अचानक क्या हुआ? फिर से बस रुक गई। अब ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें मतलब उपाय किया, पर वह बस चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। अब फिर वही सविनय अवज्ञा आंदोलन का फिर लेखक ने एक बार फिर से जिक्र किया, फिर से उदाहरण दिया कि जैसे वो विनय कर रही हो बस कि नहीं, अब मैं नहीं चलना चाह रही हूँ, मैं नहीं चल रही हूँ। और कंपनी के हिस्सेदार फिर भी यही कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, बस तो बहुत अच्छी है, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक मतलब संयोग, ये तो संयोग है कि बस जो है वो रुक गई। क्षीर चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे थे। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब देखो, चांदनी रात थी और बस वहीं वृक्ष के नीचे एक खड़ी हो गई। अब लेखक को उसको देखकर बड़ी दया आने लगी। उसको ऐसा लगने लगा जैसे कोई वृद्धा मतलब बूढ़ी औरत, ओल्ड लेडी, बिल्कुल थक गई हो, यानी चलते चलते थक गई हो और फिर वहाँ बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी। लेखक को एक बार को तो गिल्ट होने लगा। ग्लानि मतलब अपने आप पे वो शर्मिंदा, अपने आप में उसको गिल्ट होने लगा कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। होता है ना, जब हम किसी किसी भी बुजुर्ग से जब कुछ काम लेते हैं तो बुरा लगता है कि अरे ये बेचारे इतने बूढ़े हैं
इतनी बूढ़ी हैं, कैसे हम उनसे काम ले रहे हैं। तो लेखक को भी अब यही लगने लगा था कि बेचारी पर हम लोग लद कर चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत मतलब मृत्यु, अगर इसकी मृत्यु हो गई तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान मतलब डिजोलेट प्लेस, निर्जन स्थान जहाँ पे कोई आता जाता नहीं हो, एकांत, बिल्कुल सूना। तो कहीं अगर ये मर गई, यानी इसका प्राणांत हो गया इस बस का, तो हमें यहीं इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि मतलब क्रियाकर्म जो होता है ना, दाह संस्कार मरने के बाद। तो उसको लेखक को लगा कि हम लोग को यहीं इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। अब किसी तरह बस फिर आगे चली, लेकिन उसकी चाल, उसकी स्पीड, उसकी रफ्तार थोड़ी और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। ऐसा लगा कि उसकी आंखों की ज्योति मतलब आंखों की रोशनी कम हो रही है। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। रेंग रही थी मतलब धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आते दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा लेखक को कि वो किसी वृद्धा की तरह, उसकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, किसी तरह वो हाथ से रास्ता टटोल के आगे रेंग रही है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जब आगे पीछे कोई गाड़ी आती तो एकदम किनारे लग जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी कि वह किसी भी रास्ते में आने जाने वाली किसी भी गाड़ी को आगे कर देती और अपने साइड में किनारे खड़ी हो जाती, धीमे हो जाती। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। अब देखिए बस की हालत कितनी ख़राब है, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पर वो ख़राब होती ही जा रही है। अब ये लोग जैसे ही किसी पुलिया के ऊपर पहुंचे थे कि फिर से एक टायर बैठ गया, फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मतलब ऐसा हुआ कि ये लोग, अगर वो बस स्पीड में होती तो शायद उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। श्रद्धा भाव से देखा मतलब फिर वही कि आदर भाव आ जाना मन में। अब मैंने सोचा, मतलब लेखक ने, कि जब कंपनी का हिस्सेदार भी उसी बस में चल रहा है, अपनी जान जोखिम में डाल के, और ये सब कुछ जानते हुए कि बस की हालत बहुत ख़राब है, टायर ख़राब है, स्टीयरिंग ख़राब है, खिड़कियाँ ख़राब है, इंजन ख़राब है, पेट्रोल वैसा है, लेकिन ये सब जानते हुए भी सफ़र कर रहा है। ये सब कुछ सोच कर लेखक जो थे उनके मन में बहुत आदर भाव कंपनी के हिस्सेदार के लिए आ गया। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। अब देखिए इस सेंटेंस में, इस वाक्य में बहुत ही एक अंदर से व्यंग्य भी है कि उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग का अर्थ होता है बलिदान, मतलब कि सब कुछ जानते हुए फिर भी अगर ऐसी बस से चल रहे हैं तो मतलब ये तो फिर बलिदान है। और बलिदान की ऐसी भावना बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है ऐसी भावना को पाना। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। अब लेखक ने सोचा कि हाँ, भावना तो है उत्सर्ग की, लेकिन उसका उपयोग सही जगह नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। यानी जो बस कंपनी का हिस्सेदार था उसको यहाँ नहीं होना चाहिए। लेखक ने सोचा किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। नेता लोगों की एक विशेषता होती है ना कि जो भी उनके विचार होते हैं वो उसको और लोगों को भी कन्विंस करने की और लोगों को भी मनाने की कोशिश करते हैं और अपनी उस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो लेखक के मन में भी यही आया कि ये जो है वो अपनी उसकी भावना जो है सही उपयोग नहीं हो रहा है और इससे किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। अब देखो कि लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी क्रांतिकारी आंदोलन का वह बस का हिस्सेदार जो है वो एक नेता की तरह एक्ट कर रहा है। और अगर बस नाले में गिर भी जाए और हम सब मर भी जाएं तो ऐसा लगेगा कि देवता
बाहें पसारे उसकी प्रतीक्षा करते और कहते, लो देखो वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। यहाँ पे व्यंग और हास्य दिख रहा है आपको। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब खैर किसी तरह दूसरा टायर जो भी घिसा हुआ था वो लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। तो अब लेखक और उसके मित्रों को पन्ना क्या कहीं भी पहुंचने की उम्मीद, कहीं भी पहुंचने की आशा नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि पता नहीं हम लोग कभी पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंचेंगे, और पन्ना ही क्या कहीं भी पता नहीं हम लोग कभी पहुंचें या ना पहुंचें। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण करने का अर्थ है प्रस्थान करना। तो उनको ऐसा भी लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी ज़िंदगी जो है इसी बस में ही गुजारना पड़े और इससे सीधे उस लोक को यानी स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर जाए। मतलब वो लोग इतने निराश हो गए थे कि लगता था कि पता नहीं अब इस बस कभी पहुंचाएगी भी हमारी मंजिल तक या नहीं पहुंचाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि सीधे हम लोग इस बस से सीधे स्वर्गलोक को ही पहुंच जाए। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, यानी इस पृथ्वी पर तो नहीं लगता है कि वो कहीं भी कभी भी ठीक से हम लोगों को पहुंचा पाएगी। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। ऐसा होता है ना, जब हम किसी बात के लिए बहुत सारा तनाव ले लेते हैं, बहुत एंग्जाइटी हो जाती है हमें, तो धीरे धीरे हम उसके इतने आदी हो जाते हैं, इतने उससे सैचुरेट हो जाते हैं कि अब लगता है कि मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है टेंशन लेने का, तनाव लेने का। तो इनकी बेचैनी, इनकी एंग्जाइटी, इनकी बेताबी और इनके तनाव अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। इत्मीनान मतलब आराम। अब ये धीरे धीरे इत्मीनान सुकून से जैसे घर में बैठते हैं बिल्कुल वैसे ही बस में बैठ गए। चिंता जाती रही। अब इनकी चिंता जो है वो धीरे धीरे जाती रही, क्योंकि अब उनको जब इतनी सारी टेंशन्स और इतना सारा तनाव झेलने के बाद भी जाना उसी बस से था, तो अब इनको लगने लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है और अब इनकी चिंता धीरे धीरे कम हो गई। हंसी मजाक चालू हो गया और फिर ये धीरे धीरे हंसी मजाक भी करने लगे आपस में। तो इस तरह आपने देखा ना कि बस के हिस्सेदार भी कई बार जानते हैं कि बस बहुत ख़राब है, जर्जर स्थिति में है, इससे चलना खतरा हो सकता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके, अनदेखा करके चलते रहते हैं, कभी धन के लोभ में, और उसका नवीनीकरण भी नहीं कराते हैं और बस यही सोचते हैं कि चलो कुछ दिन और करके इस तरह के वाहनों को सड़क पर दौड़ाते रहते हैं। तो आशा है आपको यह वृत्तांत बहुत पसंद आया होगा। आप इसको अपने घर पे भी अपनी पाठ्य पुस्तक से दोबारा पढ़िएगा। धन्यवाद।